हमें इंडिया से हमें ज्वाइन किया है ऐसी कुणाल सर ने। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, प्रमोटर और मैनेजिंग एडिटर इंडिया। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले चीमा साहब आपकी तरफ ही चलूंगी। क्या समझते हैं आप कि आजकल इंडिया का जो है वो हर बॉर्डर से एक तरह का थोड़ा बहुत टेंशन चल रहा है, चाहे वो चाइना हो, नेपाल हो या पाकिस्तान हो। इसी तरह से एक एक टाइम था कि जब पाकिस्तान की हर तरफ से टेंशन थी उसको, यानी हम अफगानिस्तान भी हमसे नाराज रहा है, भारत भी हमसे नाराज रहा है, और इस तरह की टेंशन हमारे साथ भी रही है और अभी तक कुछ ना कुछ है। और उसमें हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक पार्टी की जो है वो सारी गलती है, कोई एक ही जो है वो गलत है और हम बिल्कुल सही है। आपका क्या ख्याल है कि भारत कहाँ पे गलत जा रहा है इस वक्त, जिस वजह से उनको ये सब कुछ टेंशन उठानी पड़ रही है? क्योंकि अगर आपका पड़ोसी एक तरह से इस तरह के प्रॉब्लम्स में हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम उससे उससे कोई इफेक्ट ना पड़े। जी आरजू, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जब भी कोई रियासत अपना कंस्ट्रक्ट बदलने बदलने की कोशिश करती है या अपना आइडिया ऑफ स्टेट बदलने की कोशिश करती है तो डेफिनेटली हलचल होती है। देखिए, हर रियासत का एक आइडिया होता है। तो जैसे पाकिस्तान, हम इस्लाम के नाम पे कहते हैं जी बना, लेकिन एक वक्त था कि पाकिस्तान में क्या भले रियासती इदारे हों या गैर रियासती इदारे हों, सियासी जमातें हों, वो सारे मजहब का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। अभी कुछ अरसे से आके जब से हमने पाकिस्तान में दहशत गर्दी की जंग लड़ी, हमें एहसास हुआ कि ये जो चीजें हैं वो सारी मजहब के एंगल से नहीं देखनी। और जो खासकर हमने अफगानिस्तान में मजहब का बेदरेक इस्तेमाल किया, जिहाद हुआ, फिर कश्मीर में हुआ, तो उसमें जो हमारे मुल्क का जो कंस्ट्रक्ट था उसको बड़ा नुकसान हुआ और सोसाइटी में बड़ा तोड़ फोड़ हुई। अभी इसी तरह पाकिस्तान में तो अभी जो लीडरशिप है, भले वो सिविल हो, मिलिट्री हो या बाकी सियासी जमातें हो, सारी सियासी जमातें तो नहीं, वो समझती है कि हमें अब थोड़ा मजहब से बालातर होकर चीजें देखनी चाहिए, हालांकि कंप्लीटली ऐसे नहीं है। इसी तरह इंडिया में जब का जो कॉन्स्ट्रक्ट था वो एक शुरू में एक सेकुलर था जी, कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए, को एग्जिस्टेंस करनी है। सो जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट 2014 में आती है तो जो कंस्ट्रक्ट है वो बदलता है। उसके बदलने से फिर तोड़फोड़ होती है, फिर वो चीजों को देखना शुरू करते हैं, एक मजहबी एंगल से देखना शुरू करते हैं। सो कोई लोग कह रहे हैं कि जी इंडिया एक थियोक्रेटिक स्टेट बन रही है, तो उसकी वजह से कोई लोग कहते हैं जी मजहब का मुदाखलत बहुत ज्यादा है भारत के फॉरेन पॉलिसी में, नेशनल सिक्योरिटी में, फिर सोसाइटियल सिक्योरिटी में, फिर भले कश्मीर हो। तो वो एक जो डोमिनेंस एक आ रही थी जो कि पहले कभी नहीं आ रही थी, हो रही थी। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया में मजहब का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है पॉलिटिकली, नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी में। पाकिस्तान में भी पहले बहुत इस्तेमाल रहा है, लेकिन इस वक्त वो उस तरह स्टेट ऑपरेटर्स से उस हद तक नहीं है, लेकिन ऐसे है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये कंस्ट्रक्ट बदलने की वजह से इंडिया की हलचल मची और सारे जो स्टेट एक्टर्स हैं या जो इर्द गिर्द रियासतें हैं उनके साथ उनके इश्यूज हुए हैं। जी तो ठीक, एजाज आप एग्री करेंगे चीमा साहब से या आप कुछ और कहेंगे, कुछ और आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? मैं मेरे ख्याल में चीमा से साहब से पार्शली एग्री करता हूँ। मैं समझता हूँ कि काफी हद तक चीमा साहब ने बातें जो है वो दुरुस्त की ही है कि जो इंडिया के हवाले से, कि इंडिया के जो एक सेकुलर थीम थी स्टेट की, जो बेसिक इंग्रेडिएंट थी इंडियन स्टेट का, वो वाजपेयी साहब के आने से वो बड़ा नुकसान हुआ है। और दूसरी एक बड़ी वजह यह है कि वाजपेयी साहब ने आके जो हिंदू एक्सट्रीमिज्म, सॉरी, मोदी जी के आने से वो चेंज हुआ है। तो मोदी जी ने आके हिंदू एक्सट्रीमिज्म को फरोग दिया है और उनके ज़हन में शायद ये भी कोशिश रही है कि वो हिंदू नेशनलिज्म के जरिए अपने लोगों को, अपने वोटर्स को ये बावर करवाएं कि वो दुनिया की एक बड़ी पावर बन चुके हैं। और यही जो माइंडसेट है, इसी वजह से मोदी जी और इंडिया का टकराव आ गया चाइना से, ये वही माइंडसेट है। और पाकिस्तान के साथ तो क्रिकेट चलती रहती है इस तरह की, लेकिन जो चाइना के साथ इनका जो झगड़ा हुआ वो बेसिकली उस माइंडसेट की वजह से हुआ कि जो मोदी जी ने अपने लोगों को देने की कोशिश की कि इंडिया एक सुपर पावर बन चुका है, तो उसका नुकसान हुआ। तो पाकिस्तान की जो स्टेट है उसमें भी इश्यूज है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस रीजन में चूंकि इंडिया एक बड़ा एक्टर है, इसको डिनाई नहीं हम कर सकते। इंडिया
के अंदर जो होने वाली पॉलिटिक्स है वो इस रीजन में बड़ा असर करती है। तो यही असर पड़ा साउथ एशिया में, चाइना के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। और आप देखिए पूरा जो इस रीजन का स्ट्रक्चर है वो चैलेंज हुआ है, जो हालिया चाइना और इंडिया के दरमियान एक 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 टेंशन पैदा हुई है। बिल्कुल सही। जी आशीष जी, आपने बात सुनी इन दोनों की, आप एग्री करेंगे या आप समझते हैं कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं? देखिए, एग्री करने का कोई कारण या लॉजिक मुझे दिखता नहीं है एक्चुअली। देखिए क्या है कि ये बात सही है कि हाल के दिनों में जो हमारे रिलेशनशिप रहे हैं आसपास के हमारे मुल्कों से, उसमें कुछ तल्खियां आई है, कुछ चीजें आई है। उसके दो कारण मुझे लगते हैं। एक जो आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात, इसमें कोई दो मत नहीं है कि आपको इंडिया की आज के डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझना होगा। यू एग्री और नॉट, द मैटर ऑफ फैक्ट दैट वी हैव गॉट एन फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट आफ्टर ऑलमोस्ट 30 years। आप उससे एग्री हो, ये ए पार्टी बी पार्टी की बात नहीं है। इंडियन डेमोक्रेसी फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 3-4 decades has got a government which has majority on its own in upper house as well as they are now having a majority in lower house। तो न केवल पार्लियामेंट में किसी एक पार्टी की सरकार है, उसके अलावा कई जो अलग अलग हमारे बड़े स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश हैं या बाकी जो बड़े मुल्क हैं, वहां पर भी उसी पार्टी की सरकार है। तो अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव से देखिएगा, इट इज अ टाइम व्हेन वी हैव गॉट अ गवर्नमेंट, अ पार्टी व्हिच हैज अ फुल मेजॉरिटी। कई सारी ऐसी इश्यूज थे इंडिया में जो पेंडिंग थे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अ डिसाइसिव गवर्नमेंट, वेदर यू एग्री विद देम और नॉट। व्हाट आई एम टॉकिंग इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। पहले तो आप मैटर ऑफ फैक्ट है कि 30 साल बाद कोई सरकार ऐसी आई है इंडिया में। आई थिंक राजीव गांधी 1984 में बट वाज द लास्ट गवर्नमेंट व्हेन वी हैव अ गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन। बाकी फिर उसके बाद इंडिया में मिली जुली सरकारों का कल्चर आ गया, जिसे हम गठबंधन की सरकारें कहते थे। तो डिफरेंट पार्टीज दे यूज्ड टू कम टुगेदर, दे यूज्ड टू फॉर्म अलायंस, फॉर्म अ गवर्नमेंट। तो उसका जो 30-40 साल बाद ऐसा मौका आया है कि एक सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट है, एक डिसाइसिव लीडरशिप है। इस कारण कई फैसले लिए जा रहे हैं जो अंडर द कारपेट थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। चाहे आप कश्मीर की बात करें या फिर आप चाइना का करें, एक डिसाइसिव गवर्नमेंट जब सेंटर पे होती है सो दे डोंट पुट थिंग्स अंडर कारपेट। ये इश्यूज पहले भी थे, हाईलाइट इसलिए हो रहे हैं कि देयर इज अ गवर्नमेंट which has a majority, which has a capability to take on things head on। तो कोलिशन गवर्नमेंट में बहुत सारे लेफ्ट राइट सब जोड़ जाड़ के एक सरकारें बनती थी। ऐसी अमूमन सिचुएशंस में चीजों को स्लो डाउन कर दिया जाता था या वी शुड डाल दिया जाता था। अभी चीजें ये हो गई है कि एक गवर्नमेंट जो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, एक डिसाइसिव गवर्नमेंट है, तो ज्यादातर चीजों को सॉर्ट आउट। आप कश्मीर के पर्सपेक्टिव से भी देखिए, वो बीजेपी से आप एग्री करें या नहीं करें, आर्टिकल 370 कश्मीर में हटाना उनके पॉलिटिकल एजेंडे में, उनके जो मैनिफेस्टो होता है उसमें 30 साल से है। कोई नया नहीं कि आज वो पावर में है तो नहीं करेंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि उन्होंने रातों रात कुछ कर दिया है। दे हैव बीन आस्किंग फॉर द पीपल ऑफ इंडिया फॉर लास्ट 30 years कि हम एक बार मौका दो, एक बार मौका दो, एक बार मौका दो। 30-35 साल जब वो मांगते रहे, उन्हें मौका मिला है, तो दे हैव टू डिलीवर व्हाट फॉर दे हैव बीन आस्किंग फॉर। तो आप उनके पर्सपेक्टिव से देखिए तो कहीं गलत नहीं है। जो सारी चीजें डोमेस्टिकली या इंटरनेशनली हो रही हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द बीजेपीज मैनिफेस्टो फॉर 35 years। जब वो दो एमपी हुआ करते थे उनके, तब भी उनका ये एजेंडा था जो आज है। तो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर डिलीवरिंग ऑन व्हाट दे हैव बीन आस्क्ड, वी वोटेड फॉर। तो ये चीज है। आप सही कह रही है। पाकिस्तान को लेकर देखिए, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप हैं वो चलते रहे हैं। कोई भी सरकारें आती जाती रही हैं या आपस में एलिगेशंस और इस तरह की चीजें चलती रही है। चाइना को लेकर जरूर देखिए, जो कोर है इस एरिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो प्रॉब्लम का कोर है वो चाइना है। और मैं तो यहाँ कहूंगा कि आज के समय में नॉट ओनली साउथ ईस्ट एशिया बट ग्लोबली चाइना का एक्सपेंशनिस्ट वो है। वो इंडिया का कभी रहा नहीं। हमारे बगल में तो नेपाल भी एक हिंदू राष्ट्र रहा है, हमेशा फ्रेंडली रहे, कभी डोमिनेंस का कोई मतलब नहीं रहा है। कभी भी नेपाल में जो भी वहाँ की चीजें होती रही हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहे तो नेपाल को अभी डोमिनेट किया। दे हैव बीन इंडिपेंडेंटली वेरी
फेयर कंट्री, आराम से रहें, कभी कोई, तो हमारा कोई एक्सपेंशनिस्ट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कभी रही नहीं है। हाल के दिनों में जो तनाव ज्यादा दिख रहा है, मुझे लगता है उसका जो कोर इशू, जो एरिया डिस्टर्ब्ड है साउथ ईस्ट एशिया, उसमें चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, और बिकॉज बीइंग अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, दैट इज पार्ट ऑफ देयर एजेंडा, they are not a democracy, they are not responsible to their own people, there is no accountability in their system, so they are driven by an agenda of expansionism, which not only us but the western countries also, उन सबको पता है कि जो चाइना की जो पॉलिसी है इज एन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। कभी वो श्रीलंका में जो है कुछ करता है, कभी मालदीव में जाता है, कभी पाकिस्तान के अंदर जो है वो कॉरिडोर बनाता है। तो ये सब चीजें हैं बेसिकली जो कोर एरिया ये डिस्टर्बेंस है साउथ ईस्ट एशिया में। द कोर इशू इज China, and because of the expansionist policies of China, India has to resist. There is no other way. We cannot sit around and see this whole area being disturbed. भले ही आज आप उसके बेनिफिशियरी होंगे by default, but in long, जो भी रेशनल आदमी पाकिस्तान में भी बैठा होगा वो जानता है कि चाइना, what sort of an accountability is this, कि आप वहां पर किसी तरह की कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहां के लोगों को एक फ्रीडम एक्सप्रेशन नहीं है, और उस कंट्री के साथ आप कैसे डील कर सकते हैं। पूरी दुनिया उससे परेशान है। कोरोना ने तो कम से कम ये दिखा दिया है पूरी दुनिया में कि किस तरीके से चाइना ने कोरोना को हैंडल किया है। अलार्मिंग बेल है पूरी दुनिया के लिए, और पूरी दुनिया समझ चुकी है जो चाइना का, जिसके यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी चीज की। दे आर अ थ्रेट नॉट ओनली टू आवर रीजन, बट दे आर अ थ्रेट, अ ग्लोबल थ्रेट। एवरीबडी हैज, फ्रॉम यूरोप टू द वेस्टर्न कंट्रीज, मोस्ट ऑफ देम दे आर बैकिंग ऑफ इकोनॉमिकली एंड अदर एस्पेक्ट्स। तो बेसिकली अगर आप इस पूरे रीजन को देखिएगा अर्जुन जी, तो उसमें जो कोर इशू है हाल के दिनों में हमारा, वो चाइना के साथ जरूर हाल के दिनों में कॉन्फ्लिक्ट है। उसका कारण है जो मैंने कहा कि चाइना की एक पूरे एरिया में एक्सप्रेशनिस्ट पॉलिसी है, अपने आप को किसी तरीके से इकोनॉमिकली आसपास के मुल्कों को अपने ऊपर आश्रित कर लेना, या फिर उनको किसी तरीके से डोमिनेट कर लेना। ऑब्वियसली इंडिया इसको रेसिस्ट करेगा, बीइंग power on its own and being a self-respecting country, we will resist all such of things. तो मुझे लग रहा है जो larger problems है वो चाइना के इर्द गिर्द घूम रही है, जो आप देख रहे हैं। ठीक, बिल्कुल। चीमा साहब, आप क्या कहेंगे? क्योंकि जैसे परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, ना पाकिस्तान है, ना इंडिया है, और ना ही चाइना है, लेकिन जैसे अक्सर हम बात सुनते भी हैं, और अभी जैसे आशीष जी ने भी कहा, तो आपको नहीं लगता कि हमारे जिस तरीके के रिलेशंस हैं चाइना के साथ, तो ऐसा तो नहीं है कि वो, जैसे मैं असल में बॉलीवुड मूवीज बहुत देखती हूँ, तो उसका डायलॉग बोलने लगी हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि हम नजदीकी फायदे के चक्कर में दूर का नुकसान नहीं देख रहे? ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा आपको चीन के हवाले से? जी, चीन के हवाले से बिल्कुल। देखिए मुझे तो सिंपल सी समझ है, चीन हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, हर मुल्क अपने इंटरेस्ट पे चलता है। चीन हमें अगर कुछ दे रहा है, सीपैक दे रहा है, तो वो कौन सा खैरात दे रहा है, वो भी अपने उसके रिटर्न उनको वो स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। और हम उनसे कर्जे ले रहे हैं या हम उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो हम उनसे रिटर्न में फेवर लेते हैं। तो ये तो नहीं है कि जी बगैर फेवर के हमने भी चीन को छोड़ा हुआ है, लेकिन सारी बात है उनका स्केल बड़ा है, हमारा स्केल छोटा है, तो सिंपल सा फर्क है। देखिए भारत अभी ये इन्होंने जून जुलाई में मामलात खराब हुए हैं चीन के साथ। पहले तो जब नरेंद्र मोदी साहब चीन जाते थे तो अपने कार्ड की जो एक साइड है उसमें अपना नाम और अपने जो डेजिग्नेशन है चाइनीज में लिखवा के लेके जाते थे, चीन में भी। सो ये चीजें छोड़े कि को तो सारे ही फेवर करना चाहते हैं और ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि चाइना, देखिए चाइना इस खित्ते में एक पावरफुल कंट्री, और चाइना ये नहीं कहता कि ये एशियन सेंचुरी है, चाइना कहता है ये चाइनीज सेंचुरी है। सो भारत को भी वो निकाल रहे हैं, वो उस खित्ते में किसी को भी नहीं मानते, वो कहते हैं हम अकेले ही इसको फायदा हम लेंगे। सो उन्होंने पोटेंशियल है उनके पास, उन्होंने 25-30 साल से मेहनत की हुई है, ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठाया, इंडस्ट्री, कमर्शियलाइजेशन, मार्केट इकोनॉमी का उन्होंने सही फायदा उठाया, और इंडिया भी तो उनसे फायदा उठा रहा है। इंडिया की भी तो 100 अरब की बायलैटरल ट्रेड है। तो ये तो अभी तो अगले दिन 20 इनके फौजी मारे गए तो इन्होंने हा हू करना शुरू किया कि जी पता नहीं क्या हो गया, चीन बड़ा जालिम है, तो चीन ऐसे है। 18 मुलाकातें हैं शी जिनपिंग की और नरेंद्र मोदी की, 18 मुलाकातों में क्या करते रहे ये, कभी वुहान स्पिरिट और कभी चीनी सदर का बड़ा वेलकम कर रहे हैं। तो ये देखें, ये चीजें छोड़ें, ये क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। नरेंद्र मोदी साहब जो है उनका इमेज बहुत बड़ा बना दिया था इंडिया ने। बेसिकली चीन समझता है एक चीज को, चीन समझता है कि नरेंद्र मोदी का इमेज तोड़ना, हम नरेंद्र मोदी का इमेज नहीं तोड़ेंगे
तो चीन समझता है कि ये जो भारत है वो एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्ट बना रहा है, चीज बना रहा है, तो वो उनका इमेज तोड़ना चाहते हैं और वो किसी हद तक तोड़ने में एट होम कामयाब हो गए। नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल जवाब होने शुरू हो गए, भैया आप तुम क्या कर रहे हो, किधर कर रहे हो। ऑपोजिशन ने स्ट्रेटेजिक जो है, रिटायर्ड जनरल है, ब्यूरोक्रेट है, फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, सबने सवाल करना शुरू कर दिया नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि चीन तो भला जितना मर्जी टकराए, उधर अमेरिका लगा हुआ है, यूरोप लगा है, हमारी हमें फायदा मिल रहा है। सो हमें इंडिया करता रहे जो करता है, उन्हें कहे जी आप हमें, इंडिया भी तो रिटर्न फायदा ले रहा है। इंडिया को भी तो यही है कि अगर चीन से हम प्रॉब्लम हमारी रहेगी तो यूरोप और अमेरिका साथ देते रहेंगे इनका, तो ये भी तो वहां से फायदा। अगर इनको पता हो कि यूरोप और अमेरिका के साथ हमारी लाइन सीधी नहीं है, बिजनेस नहीं आएगा, कमर्शियल उनके साथ हमारी एक्टिविटी नहीं होगी, तो ये भी चीन के साथ बना के रखते। तो ये तो फायदा है कि गेम है, सारे हम भी फायदा देख रहे हैं, इंडिया भी फायदा देख रहे हैं, सब सही, बिल्कुल। एजाज, आपकी तरफ चलती हूँ। मुझे ये बताइए एजाज कि जैसे अभी चीमा साहब ने भी बात की है, लेकिन जब आपने शुरू में देखा था कि नरेंद्र मोदी जी जो है पाकिस्तान भी आए थे और जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, और इसके अलावा इमरान खान साहब ने भी उनके इलेक्शन से पहले कहा था कि अगर उनके इलेक्शन जीत गए नरेंद्र मोदी तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। एक तरह से तो ऐसा लग रहा था कि चल रहे, लेकिन इलेक्शन के बाद कुछ और होता हुआ नजर आया। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, इमरान खान साहब और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े सवालात हैं। पर्टिकुलरली जो कश्मीर के हवाले से ऑनगोइंग पॉलिसी है उसके ऊपर बड़े बड़े सवालात हैं। मिसकैलकुलेशन भी हुई है इमरान खान साहब से, और इसमें दो बातें बड़ी अहम है। अपना पाकिस्तान तो एक रिसीविंग एंड पे है। दो बातें इसमें बड़ी अहम याद रखें। आशीष जी ने बड़ी जबरदस्त बात कही कि 30 इयर्स में हमें पहली दफा एक कंप्लीट मेजॉरिटी गवर्नमेंट मिली है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इनसे, और यही मसला पैदा हो गया है कि जो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। अब इस जो पावर है नरेंद्र मोदी जी की इंडिया के अंदर, बीजेपी की, उसके ऊपर कोई सवाल करने वाला नहीं। आप देखिए ना कि क्रिटिकल आवाजें उठाई जाती है इंडिया के अंदर, मीडिया के साथ सेंसरशिप है वहां पे। आम आदमी जो आवाज उठाता है, इनकी नेहरू यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, इनकी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में किस तरह तलबा बाहर निकले, कश्मीर के अंदर क्या हुआ, ये मैं या पाकिस्तानी मीडिया नहीं, ये बीबीसी, CNN और सारा इंटरनेशनल मीडिया इस बात का गवाह है और सारी दुनिया को दिखाता रहा है कि सिटीजनशिप एक्ट के अंदर जो तरामीम ये थे उसे ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने किस तरह से रिएक्ट किया उसके ऊपर। अब मसला ये पॉलिटिकली चीजें मोदी जी के कंट्रोल में इसलिए है क्योंकि उनके पास एब्सोल्यूट पावर है। पूरे मुल्क में कोई एक प्रोमिनेंट आवाज नहीं है जो नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करे, और जो आवाज क्रिटिसाइज करती है अगले दिन आप सोशल मीडिया के ऊपर और टेलीविजन के ऊपर, मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर उसकी ऐसी दुर्गत बनाते हैं कि सब देखते रहते हैं और फिर कोई जरूरत नहीं करता नरेंद्र मोदी का नाम लेने या उनकी किसी पॉलिसी पर एतराज करने के हवाले से। तो इस वक्त इंडिया के अंदर बदकिस्मती ये है कि एक घुटन का माहौल है। ये बात ठीक है इनकी जो इन्होंने कहा कि जी हम तो एक रेजिस्ट करेंगे। भाई बहुत जबरदस्त बात कही आशीष जी ने। मैं बिल्कुल ये आशीष जी जो कह रहे हैं कि रेजिस्ट करेंगे, ये एग्जैक्टली वही गलती करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 80s में की थी, लड़े अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर। अब ये वही गलती करने जा रहे हैं। ये रेजिस्टेंस के नाम के ऊपर चीन के साथ एक जंग लड़ना चाहते हैं और उसके पीछे इनकी रेजिस्टेंस की ख्वाहिश नहीं है। अगर इनकी रेजिस्टेंस की ख्वाहिश होती तो जिस तरह 20 फौजी इनके मारे गए थे तो रिस्पॉन्ड करते, वो तो नहीं हुआ ना। अब ये तो ये कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इनको सपोर्ट करे पैसों के एतबार से या एग्रीमेंट्स के एतबार से, और ये चाइना के ऊपर चढ़ दौड़े। लेकिन अंदर खौफ भी है, इन्हें पता है कि चाइना जो है उसके साथ जो पंगा लेना है वो इतना आसान काम नहीं। तो मैं आशीष साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि बिल्कुल रेजिस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन अपने लोगों को ये बताने की जरूरत है, जो नरेंद्र मोदी सरकार है उनको बताने की जरूरत है
कि जो जंग है वो मसाइल का हल नहीं, रेजिस्टेंस नहीं, डिप्लोमेसी चाहिए हमें, और डिप्लोमेसी का फेलियर है रेजिस्टेंस आपकी। इसका मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है आप करेंगे कि आपकी डिप्लोमेसी फेल हो गई। लेकिन एक चीज मुझे एजाज और बताइएगा कि आपको लग रहा है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जोड़ा जा सके, या ठीक है साथ साथ चलते ही रहें जैसे हमेशा से चले, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा मिलके चल सकता है, किसी फील्ड में कोई काम कर सकते हैं, कुछ टर्म्स बेहतर हो सकते हैं, या इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर जो है वो अटैक्स होते रहेंगे, चाहे वो जबानी हो चाहे मीडिया के थ्रू हो? देखिए आरजू, ये जो कुछ हो रहा है ना 70 सालों से ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। हम हमारा और इंडिया के दरमियान एक 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 टेंशन है, लेकिन आप ये भी देखिए कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल लीडरशिप की हद तक ये बात रियलाइजेशन आई कि इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाना होंगे। इस बार करतारपुर जो कॉरिडोर खोला गया वो इस बात की रिफ्लेक्शन था कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी काफी हद तक इस अंडरस्टैंडिंग को समझती है कि इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाए। तो हालात चेंज होंगे, लेकिन हालात की तब्दीली की जो जिम्मेदारी है वो दोनों मुल्कों की लीडरशिप के ऊपर आयद होती है। अगर इंडिया में नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के बारे में कोई बयान देते हैं तो पाकिस्तान को टिट फॉर टैट करना पड़ेगा। अगर कोई भी रिस्पांस आता है इंडिया की तरफ से तो नेचुरल करेंगे, वो भी करेंगे, और वो करेंगे तो हम भी करेंगे। तो ये जो स्टेट्समैनशिप है, मोदी जी ने सियासत बहुत कर ली। मोदी जी को चाहिए कि वो स्टेट्समैनशिप करें, क्योंकि अब तो वो वजीर आजम शायद ना बन सके, अब शायद वो वजीर आजम ना बन सके। अब उनके पास मौका है कि वो स्टेट्समैनशिप करें, चीन को भी अपने साथ मिलाएं, पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करें और इस खिते को आगे लेकर चलें। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इस हवाले से हॉक्स रही है, हॉकिश अप्रोच की रही है इंडिया के हवाले से, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतनी हॉकिश है जितनी माजी में किसी जमाने में हुआ करती थी। बिल्कुल ठीक। जी अर्षित जी, आपने बात सुनी दोनों की, आप क्या कहें? देखिए पहले तो मैं एक उस बारे में बात करना चाहूंगा जो इन्होंने उठाया कि एक गवर्नमेंट है जहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है और मीडिया में जो कर्टेल्स हैं और विरोध प्रदर्शन फैसले लिए जा रहे हैं उसका विरोध हो रहा है। देखिए दो चीजें मैंने आपको बोली कि वन कि एक डिसाइसिव गवर्नमेंट है, इसमें कोई दो मत नहीं है, ये गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक, एकदम नंबर वन। नंबर दो कि जो भी कुछ हुआ है आप उससे एग्री करें या नहीं करें, बट दैट वाज पार्ट ऑफ देयर एजेंडा फॉर लास्ट 35-40 इयर्स ठीक सिंस बात, देयर इंसेप्शन। पार्टी बनी इसी मुद्दे पर थी और आज ठीक नहीं बात, बनी उन्होंने 30-40 साल से। आप जो सीए की बात कह रहे हैं, सीए का मुद्दा, सिटीजनशिप का इश्यूज, दैट इज पार्ट ऑफ देयर एजेंडा फॉर 35 इयर्स, दे हैव बीन वर्किंग फॉर इट। आप उनसे एग्री करें या ना करें, उन्होंने कई चुनाव लड़े, हारे, लोगों को कन्विंस करने में कि भाई हम आर्टिकल 370 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता है, वो हमारे इंडियन इंटरेस्ट में नहीं है। आखिर 35 साल लोगों ने उसे नहीं माना, बीजेपी पॉलिटिक्स से बाहर रही, सत्ता से बाहर रही। आखिरकार जब उनको मैंडेट मिला है, दे ओ इट टू द पीपल टू फुलफिल द एजेंडा, सो इट इज पार्ट ऑफ देयर मैनिफेस्टो। इफ दे आर इम्प्लीमेंटिंग इट, इट इज अ डोमेस्टिक इशू नंबर वन। एंड देयर हैज बीन एन इलेक्शन, 2019 में फिर चुनाव हुआ है, उस इश्यूज को लेकर गए। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं कि कोई जबरदस्ती कुर्सी पे बैठा हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल डेमोक्रेसी है, डायनेमिक डेमोक्रेसी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इलेक्शंस होते हैं, दुनिया के सबसे बड़े चुनाव होते हैं, मैंडेट के साथ आप जाते हैं। तो मेरा सबसे पहले ये है कि आप इस बात को समझिए कि जो इश्यूज है, सीए का इशू है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का इश्यूज है, नंबर वन ये डोमेस्टिक इश्यूज हैं और इस पर लोगों ने अपने मैंडेट दिए हैं। 35 साल तक नहीं दिया था, 35 साल तक इस इश्यूज पे बीजेपी लड़ती रही थी, लोगों ने कहा नहीं चाहिए हमें। फाइनली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट इज अ चेंज इन द इक्विलिब्रियम, जो आप बोलते हैं बैलेंस होता है पॉलिटिक्स का लेफ्ट राइट के बीच में। आप इंटरनल अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम में देखिएगा, इट इज पार्ट ऑफ दैट बैलेंस। ऐसा कुछ नहीं है 10 साल तक कांग्रेस सत्ता में थी, उनकी पॉलिसी मानी जाती है, दे आर द लेफ्टिस्ट टू द सेंटर पॉलिटिक्स। उन्होंने वहां नरेगा स्कीम चलाए, ये कहा गया कि उस समय जो है तमाम जो इन्वेस्टमेंट है वो गरीबी और सामाजिक योजनाओं के नाम पर, इट वाज सॉर्ट ऑफ अ लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट।
अपीजमेंट की बात होती रही। बीजेपी का जो बड़ा एक इलेक्शन एजेंडा था कि माइनॉरिटीज का अपीजमेंट होता है। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने कहा था द फर्स्ट राइट ऑफ रिसोर्सेज इज फॉर माइनॉरिटीज इन इंडिया। तो वो एक पॉलिटिक्स थी, लोगों ने उनको उस चीज के लिए वोट दिया था। दे कैरिड ऑन विद देयर एजेंडा। 10 साल वो भी रहे हैं, 10 साल का इनका कार्यकाल है। अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव में देखिएगा, इट इज अ बैलेंसिंग एक्ट within any dynamic democracy। जो भी डेमोक्रेसी होगी, इसमें इस तरह का लेफ्ट राइट का आपस में चलता रहता है। they have waited for their time, now they are doing something which is their part of agenda। obviously the opposition जो है वो अपनी चीजों को लेकर आएगा। तो नंबर वन आप समझिए कि लार्जर पर्सपेक्टिव देखिएगा ना, डेमोक्रेसी दीज आर, और कहीं भी जो भी वर्सेटाइल इस तरह के डेमोक्रेसीज होते हैं, इसमें इस तरह के जो है आपस में चलते रहते हैं। so they are working on their own agenda, number one, and it is a domestic issue, it has nothing to do with anybody else। so citizenship किसको देना है नहीं देना, it's a purely matter of a thing। they have got the mandate from the people of 130 crore people have given the mandate, so it is a very not any debatable issue। तो नंबर वन ये इशू सेटल हो जाता है। जो दूसरा इशू सर ने उठाया था कि फ्रीडम है और नहीं है, ये वो देखिए, सीए हमारे यहाँ पास हुआ, उसके बाद अब तक का सबसे लंबा जो स्ट्रगल या रेसिस्टेंस हुआ वो पीसफुल रेसिस्टेंस था। कहीं एक गोली नहीं चली, कहीं एक लाश नहीं गिरी। दिल्ली जैसा शहर लगभग 2 महीने तक पैरालाइज था, जो हमारी कैपिटल सिटी है, बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट। तो ऐसा नहीं हुआ कि प्रोटेस्ट के लिए जगह नहीं है। ठीक है, एक डिसीजन लिया गया, मैंने बोला डिसाइसिव गवर्नमेंट है, दे आर टेकिंग which are controversial in a nature but which is part of their own agenda। they have been voted for it, people are resisting। हमारी कैपिटल सिटी 2 महीने तक पैरालाइज्ड रही रेसिस्टेंस में, एक गोली नहीं चली, एक लाश नहीं गिरी। तो ऐसा नहीं है, ये नहीं कह सकते कि हमारे पास ऑपोजिशन या बोलने की आजादी नहीं है। यहाँ मैं आपके सामने यहाँ बैठा हुआ हूँ, जो बातें होती है, मैं आरजू जी को पिछली बार भी मैंने बताया, ऐसा कुछ नहीं है। इसका ये जरूर है कि जो कुछ मीडिया हाउसेज हैं, आपने कहा बीबीसी, CNN, दे समटाइम्स जो है वो ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। देयर इज इनफ स्पेस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा फ्रेमवर्क है सिस्टम, उसमें देयर इज इनफ स्पेस फॉर ऑपोजिशन, क्रिटिसिज्म। यस, देयर इज अ डिसाइसिव गवर्नमेंट, देयर इज अ गवर्नमेंट विद अ क्लियर मैंडेट। obviously they are taking some decisions which are unpleasant, but still they are part of their agenda and people are resisting who are not happy with the। चाहे आप कश्मीर को लेकर, कश्मीर में नहीं, कश्मीर के बाहर भी लोगों ने आवाजें उठाई हैं। ऐसा नहीं होगा कि किसी को जेल में डाल दिया गया या किसी को कुछ कर दिया गया। एवरीबडी हैज ए स्पेस। सर दिल्ली में यहाँ पर पूरा जामिया यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ पर है, वहाँ इतना लंबा रेसिस्टेंस हुआ, 2-4 महीने तक पूरी सड़कें जाम करके लोग बैठे रहे। तो ऐसा नहीं है, मतलब इसको अगर आप देखिएगा। यस आशीष जी देखें, 1-2 गोलियां तो चली थी, मुझे नहीं पता प्रोटेस्टर्स चला रहे थे। नहीं आशीष जी भूल रहे हैं। दूसरा मैंने ये भी देखा था कि आप लोगों ने जो है वो हटाने की कोशिश की थी, लेकिन आप लोगों से हो नहीं पाया कि आप लोग वो जगह खाली करवाते। और दूसरा अरेस्ट भी किया है, शर्जील इमाम को भी अरेस्ट किया है, और वो वारिस पठान वो भी अरेस्ट हुए हैं, और अब दोनों कहीं नजर नहीं आते। नहीं, मैनी मोर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जामिया दिल्ली में जो अरेस्ट हुई थी वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, कश्मीर में जो अरेस्ट हुई थी वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, हैदराबाद में जो अरेस्ट हुई थी वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, जर्नलिस्ट को जॉबलेस किया गया वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगाई गई वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं आरजू जी मैं एक छोटी सी चीज आपको बताता हूँ, एक छोटी सी चीज आपको बताता हूँ। देश में हजारों लाखों लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बट देयर इज अ लॉ ऑफ द लैंड। अगर आप किसी भी चीज के बियॉन्ड जाइएगा, ऑब्वियसली लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। कुछ लोगों की अरेस्टिंग हुई होगी, कुछ लोगों से वो हुआ होगा, बट मैं ये कह रहा हूँ वो स्पेस तो आपके पास है। मैं खुद चैनल चलाता हूँ, मेरा अपना खुद का चैनल है, यहाँ मैं चला रहा हूँ, आई एम रनिंग अ सैटेलाइट चैनल। मैं आपको विद फुल अथॉरिटी कह सकता हूँ, किसी तरह का कभी आज तक हम लोगों के पास किसी तरह का ना तो किसी तरह की बाउंडेशन आती है, रिटन, वर्बल, ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड। तो पता नहीं है परसेप्शन आप लोग कहाँ से जनरेट करते हैं। एंड आई कैन टेल यू कि दुनिया में यहाँ कई डिप्लोमेट आते हैं जो यहाँ काम करते हैं, उनसे मेरा कई लोगों से वास्ता होता है। वो हमें बताते हैं कि वो कई जगह काम करके आए। कई लोग हैं 17-18 मुल्कों में, जो अलग अलग कंट्रीज के डिप्लोमेट्स इंडिया में रहते हैं। जब उनके साथ हम गेट टुगेदर में जाते हैं तो वो हमें बताते हैं कि कुणाल जी आप तो हमसे मिलने आ जाते हैं,
कभी सोचना आपको नहीं पड़ता। मैं पाकिस्तान में पोस्टेड था, तो वहाँ जो जर्नलिस्ट मिलने आया करता था, जर्नलिस्ट के पीछे वहाँ की एजेंसियां लग जाया करती थी, कौन किस यहाँ जा रहा है, कौन मिल रहा है। तो चीमा साहब हमारे यहाँ तो ये है कि हमें तो कुछ सोचना भी नहीं पड़ता एज अ जर्नलिस्ट, किस नेता के घर रहे हैं, किस डिप्लोमेट से मिल रहे हैं, इजराइल वाले से मिल रहे हैं या सऊदी अरेबिया वाले से मिल रहे हैं या अमेरिकन, या आपके भी जो पाकिस्तानी एम्बेसी वहां जा सकते हैं, हमारे अच्छे ताल्लुकात है ना हमारे। तो और क्या होता है, वो खुद बताते हैं जो बाहर के आते हैं। चलिए हम अपनी बात नहीं करें, मेरे जो डिप्लोमेट्स हैं वो बताते हैं कि आप लोगों के अंदर, आप लोगों के पास जो फ्रीडम है काम करने की एज अ जर्नलिस्ट, कह रहे बहुत कम मुल्कों में है। आशीष भाई, मुझे ये सिर्फ एक बात बता दें, आशीष भाई सिर्फ एक बात बता दें, आशीष भाई सिर्फ मुझे ये बता दें कि आप चाइना एम्बेसी कब जाएंगे, मुझे जरूर बताइएगा, मैं इंतजार करूंगा। मैं आपका ट्विटर पे भी फॉलो करता हूँ और मुझे खुशी होगी आप चाइना एम्बेसी जाएं, उनके एम्बेसडर का इंटरव्यू करें। मैं आप यकीन करें, मैं इसी आरजू के शो के ऊपर आके मैं आपसे माफी मांगूंगा हाथ जोड़कर, ठीक है। आपने चाइनीज एम्बेसी का इंटरव्यू करिए, मुझे बहुत खुशी होगी, इतनी फ्रीडम है आपके पास, मुझे यकीन करें बहुत खुशी होगी और मैं हाथ जोड़ के आपको, ठीक है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का इंटरव्यू करिए, ठीक है, चाइना नहीं कर सकते तो मैं यकीन करिए आपकी बात मान लूंगा। दूसरी बात ये है, आप जाती तौर पे यकीन करें, बड़ी दलील से आप जाती तौर पे जो CAA में अमेंडमेंट्स आई, एजाज मैं आपके पास वापस आऊंगी। चीमा साहब प्लीज आप बताइए, उसको सपोर्ट करते हैं। अब आप क्या कहें? देखिए, मैं इसमें, मुझे तो सिंपल सी बात है कि कुणाल की जारी बात है, मैं ये कहूं कि अगर मीडिया 100% कहीं पे हर जगह आजाद है तो ये झूठ है। पाकिस्तान में भी उस तरह आजादी नहीं है भाई, नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे खामोशी अख्तियार करनी चाहिए। कई दफा नेशनल इंटरेस्ट होता है, कई दफा और बहुत सारी चीजें होती है, ये ऐसे ही होता है। अमेरिका में भी ऐसे है। मुझे याद है कि रेमंड डेविस का जब केस हुआ था तो आजाद सैयद साहब ज्यादा इस तरह के मामलात को देखते हैं, तो हिलरी क्लिंटन जो थी उन्होंने स्पेशली न्यूयॉर्क टाइम्स को एडिटोरियल को रिक्वेस्ट की कि अगर आप ये खबर चलने देंगे कि रेमंड डेविस जो CIA का बंदा है तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें पूरी दुनिया में जहाँ पे अब सीरियस मैटर होते हैं, लेकिन मीडिया का जो मेजॉरिटीज है उसे तो कहा जाता है गोदी मीडिया, उसे तो कहते हैं ये वो मीडिया है जो नरेंद्र मोदी साहब की RSS और सो ये बातें जमहूरियत की हमें ना बताएं कि वहां पे क्या हालात हैं। देखिए, मैंने शुरू में एक बात की थी, जब भी कोई रियासत अपना कंस्ट्रक्ट बदलती है तो प्रॉब्लम होते हैं। अगर तो भारत ने ये फैसला कर लेना है कि भारत अपना कंस्ट्रक्ट बदल के एक सेकुलर से एक हिंदू मजहबी रियासत बनना चाहता है तो हमारा कोई इसमें अमल दखल नहीं होना चाहिए। ये भारत के लोगों की मर्जी है, हमें इससे कोई इतराज नहीं है। एक जमहूरी मुल्क में अगर नरेंद्र मोदी साहब